कुछ देर बाद वह लड़का वॉशरूम से बाहर आता है और सीधा कमरे का दरवाज़ा खोल लिविंग रूम की तरफ चला जाता है। जब वह लिविंग रूम में पहुंचता है तब उसे गुद नज़र आता है और गुद को तरफ देख कर कहता है, भाई कहाँ हैं? गुद अपना सीन नीचे करके कहता है, वह अपने कमरे में हैं और उन्होंने कहा है कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। वो लड़का कहता है, वो ऑर्डर किसी और के लिए हैं, मेरे लिए नहीं। यह कहकर वह कमरे की तरफ जाने लगता है तो गुद जल्दी से सामने आते हुए उससे कहता है, नहीं छोटे सरकार, आपको अंदर जाना मना है। अगर आप अंदर चले गए तो बड़े साहब हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे। वह लड़का उसकी तरफ देखता है और कहता है, अर्णव नाम है मेरा और मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है। आइंदा से मुझे कहीं आने जाने से रोकने के बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगा। अपनी जगह तुम्हें याद है ना? कहकर वह उसे धक्का देता है और अस्तित्व के कमरे की तरफ चला जाता है। जब अर्णव अस्तित्व के कमरे में पहुंचता है तो देखता है अस्तित्व के कमरे में एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। अर्णव उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और जैसे ही अपने कदम वह उसकी तरफ बढ़ाता है, अस्तित्व की एकदम सर्द सी आवाज़ आती है, अपने कदम भूल कर भी उसकी तरफ मत बढ़ाना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। उसकी आवाज़ सुनकर अर्णव के कदम वहीं रुक जाते हैं और वह पलटकर अस्तित्व की तरफ देख कर कहता है, मुझे लड़की पसंद है और मैं इसके साथ हम बिस्तर होना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर अस्तित्व उसके पास आता है और उसके गले को कसकर पकड़कर दीवार से सटाते हुए कहता है, वह मेरी है और मैं अपनी चीज़ें किसी को नहीं देता। अर्णव कोर्ड आवाज़ में कहता है, यह यहाँ क्या कर रही है? अस्तित्व भी वैसे ही जवाब देता है, जो मुझे पसंद हो मैं उसे अपने करीब रखता हूँ। तुम जाओ अपने कमरे में और आइंदा से बिना मेरी परमिशन के या फिर मेरे लोगों के बात माने मेरे कमरे में आने की कोशिश करोगे तो शायद तुम्हारी मौत, तुम्हारी बातें ख़त्म। अर्णव आखिरी बार सोई हुई अवनी की तरफ देखता है और अस्तित्व की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मेरी तरफ से उसे गिफ्ट समझो। अस्तित्व अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, गेट लॉस्ट डडी बास्टर। अर्णव उसकी बात सुनकर जहरीली मुस्कान उसे देते हुए चला जाता है। उसके जाते ही गुद कमरे में आकर कहता है, माफ़ करना, मैंने उसे रोकने की बहुत ही कोशिश की लेकिन वह रुका नहीं। अस्तित्व उसकी तरफ देख कर कहता है, आइंदा से वह मेरे कमरे के आसपास भी ना भटके, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और इसे अभी तक होश कैसे नहीं आया? गुद कहता है, शायद डोज ज़्यादा हो गया होगा पिछली रात। ये बहुत ज़्यादा हाथ पैर चला रही थी जिस कारण जल्दबाजी में शायद डोज ज़्यादा हो गया है। अस्तित्व कहता है, डॉक्टर को कॉल करो और उसे होश में लेकर आओ और अर्णव के ऊपर नज़र रखो। कहकर वो जाकर सोफे में बैठ जाता है और लैपटॉप पर काम करने लगता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर अवनी को चेक करके आता है और कहता है, यह काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि शायद 2 दिन पहले ही इनका मिस गैरेज हुआ है। उसकी बात सुनकर
अस्तित्व बेहोश पड़े अवनी को घूर के देखता है। उसके बाद डॉक्टर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद अस्तित्व बड़ी जहरीली नज़रों से अवनी को घूरते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के साथ संबंध बनाने की? लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास रहोगी। मैं उस आदमी को तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही होगा। कहकर वह वापस जाकर सोफे पर बैठ जाता है और वह याद करने लगता है कि कैसे वह गोवा से दिल्ली आया। फ्लैशबैक। अस्तित्व ने पहले ही अपने लोगों को अवनी के पीछे लगा दिए थे, जिस कारण जब वह हॉस्पिटल में गई थी तब भी उसे पता चल गया था, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह दिल्ली जा रही है तो वह भी अपने बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली के लिए वहाँ से निकल जाता है। पिछली रात जब उसने अवनी को सोन सड़क पर अकेले रोते हुए चलते हुए देखा था तब उसने सिर्फ अपने लोगों को इशारा किया था और उन लोगों ने अपनी को बेहोश कर सीधा अस्तित्व के आलीशान विला पर लेके आ गए थे, जिसे उसने पिछली रात ही खरीदा था। रात के 9 बजे अवनी को धीरे धीरे होश आने लगता है और वह अपनी आंखें धीरे से खोलती है तो देखती है वह कमरा पूरे तरीके से डार्क नीले रंग में फैला हुआ था और उसमें काले और सफ़ेद रंग के कॉम्बिनेशन मिले हुए थे। वह अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और उस पूरे कमरे में देखने लगती है। वहाँ पर काफ़ी रोशनी थी, जिस कारण वह बार बार अपनी आंखें झपका रही थी। तभी वहाँ पर कुछ नौकरों के साथ भूत आता है और जब वह अवनी को होश में आया हुआ देखता है तो वह कहता है, गुड मॉर्निंग मैम। जब अवनी भूत को देखती है तब अपनी आंखें छोटी करके कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुमने मुझे किडनैप किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पीछे से अस्तित्व आते हुए कहता है, उसने नहीं, मैंने किडनैप किया है। और हाँ, जब से तुम मेरे साथ रहोगी अब। मैंने यह घर पिछली रात को ख़रीदा है। अगर तुम्हें कोई भी चेंज करवाने हैं तो बता दो, क्योंकि अब से तुम्हें यहीं रहना है मेरी रानी बनकर। उसकी बात सुनकर अवनी चिल्लाते हुए कहती है, मेरी ज़िंदगी में सभी दोगले लोगों से ही भरे हुए हैं। तुम भी एक नंबर के सन की हो और वह लीचड़ इंसान भी एक नंबर का सन की है। चलो जाओ और मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, समझे तुम? यह कहकर वह उठने लगती है तो अस्तित्व कहता है, यहाँ पर मेरी मर्जी से ही लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं। तुम चाह कर भी यहाँ से नहीं जा सकती। अवनी एक लंबी सांस लेती है और कहती है, ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी। बस मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है? ऐसा तो नहीं है कि पहली नज़र में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया या फिर तुम्हें भी मुझसे कोई दुश्मनी निकालनी है? निकाल लो यार, बस मेरी ज़िंदगी 2 पल के लिए जीने दो। थक गई हूँ मैं यह सब सह सह के। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। अस्तित्व उसके पास जाता है और जैसे उसे छूने वाला होता है कि अवनी उसके हाथों को झटक कर अपनी उंगली दिखाकर उससे कहती है,
करीब आने की कोशिश मत करना। अस्तित्व उसे बस देखता है। उसके बाद बुद्ध की तरफ देखता है तो बुद्ध जल्दी से खाने की सभी सामान लाकर कॉफ़ी टेबल पर रख देता है। अस्तित्व हौनी की तरफ देखकर कहता है, खाना। उसकी बात सुनकर हौनी कहती है, जाओ खा लो, मुझे भूख नहीं है। अस्तित्व को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपनी आवाज़ को नरम करते हुए कहता है, तुम कमज़ोर हो। डॉक्टर ने तुम्हें अच्छे से खाना और दवाइयों के लिए सजेस्ट किया है। मैं बस अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया, शायद मैं तुम्हारे साथ क्रूर या फिर ज़बरदस्ती कर सकता। हौनी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिससे मैं डरती थी उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया। उसका काम हो गया कि मैं मरूं, या वह मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब प्यार नहीं करती थी तो ज़बरदस्ती प्यार करवा रहा था, और जब दिल में कुछ कुछ होने लगा तब मुझे उसने निकाल कर फेंक दिया। कहते हुए वह रोने लगती है। अस्तित्व उसके रोने से इरिटेट हो रहा था। वह कहता है, तुम चाहो तो मुझसे प्यार कर सकती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। बस तुम्हें यह बताना है कि उस लड़के की कमज़ोरी क्या है तुम्हारे अलावा। हौनी अपनी लाल आँखों से उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या यहाँ पर 2020 का मैच चल रहा है जो तुम कह रहे हो कि मुझसे प्यार कर लो? अरे प्यार एक बार होता है, बार बार नहीं। और मुझे लगता है मुझे उस राक्षस में सच में प्यार हो गया है। दिल में एक अलग सी बेचैनी है और उसके जाने से सूनापन सा लग रहा है। अस्तित्व कहता है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना पैसे की और ना ही किसी और चीज़ की। तो तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें मैं सब कुछ दे सकता हूँ, सिवाय तुम्हें छोड़कर जाने की। हौनी जब उसकी बातों को सुनती है तब उसका गुस्से का घड़ा फूट जाता है और वह खड़ी होती है और अस्तित्व की कॉलर को पकड़कर उससे गुस्से से कहती है, उसने भी यही कहा था कि वह सब कुछ कर सकता है सिवाय मुझे जाने देने के, और तुम भी यही कह रहे हो। और एक दिन उसकी तरह तुम भी इस्तेमाल करके मुझे कचरे की तरह फेंक दोगे। इसलिए ना ही मुझे तुम पे इंटरेस्ट है और ना ही उस राक्षस में। मुझे जाने दो, वरना मुझे नहीं पता मैं खुद के साथ क्या ही करूँगी। अस्तित्व उसके कॉलर पकड़ने से गुस्से में आ जाता है। फिर वह उसके कमर को कस के पकड़कर अपने आप में सटाकर उसके होठों के पास जाकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है? मैं तुमसे प्यार से पेश आ रहा हूँ और तुम हो कि मुझ पर चढ़ती ही जा रही हो। यह क्या बात हुई बेबी गर्ल? उसके ऐसे अचानक करीब आने से हौनी घबरा सी जाती है और उसे खुद से दूर ढकेलने की कोशिश करती है, लेकिन अस्तित्व की पकड़ उसके कमर पर काफ़ी कस गई थी। तो वह गुस्से से कहती है, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहकर वह अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का देती है तो अस्तित्व उसे छोड़ देता है और साथ में ज़मीन पर गिर भी जाता है। अचानक ही उस कमरे का तापमान पूरी तरीके से गिर जाता है
और वह गुस्से से खड़ा होता है और रानी को जैसे ही चोट पहुंचाने के लिए आगे बढ़ता है कि रानी धड़ाम की आवाज़ के साथ वहीं जमीन पर गिर जाती है। आदित्य जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाता है और बिस्तर पर लेटा देता है। रानी का चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था। वह उसे एक नज़र देखता है और ग्लूकोज का बॉटल निकालकर उसके हाथ में ट्यूब चढ़ा देता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। इधर अर्णव एक बिजनेस पार्टी में किसी सिलसिले में होटल गया था और उसी होटल में ऐश्वर्या किसी काम से आई हुई थी। जब अर्णव की नज़र ऐश्वर्या पर पड़ती है तब वह उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगता है। जब ऐश्वर्या को किसी की नज़रों की गर्माहट अपने ऊपर महसूस होती है तब वह अपना सिर घुमाकर इधर से उधर देखती है तो उसकी नज़र सामने बैठे सिल्वर आँखों वाले लड़के पर चली जाती है जो उसे लगातार घूरे जा रहा था। ऐश्वर्या उसे इग्नोर कर फिर से अपने डिनर पर फोकस करने लगती है। तभी शौर उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारा डिनर हो गया। सॉरी, मुझे लेट हो गया। और हाँ, ऑनी के बारे में मैंने पता लगाया है। तुम्हें कुछ पता चला? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने पिछले रात की सभी डिटेल निकलवाने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चला। ऐश्वर्या उसकी बात सुनकर कहती है, वेद को तुमने इस बारे में बताया? सौर गुस्से से अपना हाथ प्लेब टेबल पर मारते हुए कहता है, तुम्हारा भाई एक नंबर का सेल्फिश है क्योंकि उसने सिर्फ ऑनी को इस्तेमाल किया और उसे छोड़ दिया। मैंने उसे बताया भी कि ऑनी की जान को खतरा है लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। ऐश्वर्या उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है, तुम परेशान मत हो। वेद जिसे अपना समझता है उसे कभी खुद से दूर नहीं करता और मुझे पता है वो ऑनी को कहीं से भी खोज निकालेगा। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। शौर्य उसकी तरफ देखता है तो ऐश्वर्या कहती है, गद्दार बढ़ते जा रहे हैं और कोई नया आया है क्योंकि हवाओं का रुख बदल रहा है और हवाओं में दूसरे जानवरों की खुशबू भी मुझे अच्छी तरह से महसूस हो रही है। शौर्य उसकी तरफ देखता है और दोनों एक साथ कहते हैं, क्या वह लोग वापस आ रहे हैं? फिर दोनों एक साथ सिर हिलाते हैं। ऐश्वर्या कहती है, लगता है मॉम डैड को बुलाना होगा और साथ में बड़ी माँ और बड़े पापा को। अर्णव जो कब से उन दोनों को देख रहा था वह अपने सामने बैठे क्लाइंट को एक्सक्यूज मी कहता है और वाइन का ग्लास पकड़कर ऐश्वर्या की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है। ऐश्वर्या यह सब अपनी आंखें तिरछी करके देख रही थी। जब अर्णव उसके थोड़े करीब आता है तभी उसकी आंखें नीले रंग में चमक उठती हैं। अर्णव अपनी गिलास ऐश्वर्या की तरफ बढ़ाकर कहता है, हेलो ब्यूटीफुल। जहाँ शौर्य की आंखें छोटी हो जाती हैं वहीं ऐश्वर्या मुस्कुराकर उसे चेयर ऑफर करते हुए कहती है, प्लीज़ सिट अप, हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए। अर्णव बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, मैं यहाँ पर दोस्ती बढ़ाने नहीं तुम्हारे साथ हुकअप करना चाहता हूँ। ऐश्वर्या कटाक्ष भरी नज़रों से उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारी और इतनी ताकत, हाँ, या फिर पैसों की लानत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है।
जो अपनी जगह तुम याद नहीं कर पा रहे। ऐश्वर्या की बात सुनकर अर्णव उसे घूर कर देखने लगता है और जैसे उसे कुछ कहने वाला होता है कि ऐश्वर्या वापस कहती है, हो जाए दो दो हाथ, उसके बाद सोचती हूँ तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। ऐश्वर्या उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी हो, फिर भी तुम किसी भी ऐरे गैरे को कैसे ऑफर दे सकती हो? तभी अर्णव कहता है, मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट है, लेकिन मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, बस उन्हें प्यार करता हूँ। ऐश्वर्या कहती है, लेकिन मुझे लड़कों पर हाथ उठाना बहुत पसंद है, इसलिए नौटंकी करना बंद करो और चलो। शौर अर्णव की तरफ देख कर कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप जा सकते हैं, अपना काम कीजिए, हम लोग चलते हैं। यह पागल हो चुकी है। यह कहकर ऐश्वर्या को अपने कंधे पर उठा लेती है और उस होटल के बाहर चली जाती है। अर्णव बस उन दोनों को जाते हुए देखता रहता है। फिर वह भी वाइन को पीते हुए वापस अपने क्लाइंट के पास चला जाता है। इधर सौर जब उसे कार के पास लेकर आता है तो ऐश्वर्या कहती है, यह क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है वह हमारी तरह था, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वह अवनी से कनेक्टेड है। उसकी बात सुनकर शौर उसे नीचे उतार देता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अवनी उसके पास है? उसकी बात सुनकर ऐश्वर्या हाँ में सिर हिला देती है। उसके बाद दोनों वेद के घर की तरफ चले जाते हैं। हेल मेंशन। वेद एक मुर्दे की तरह बेड पर पड़ा हुआ था। टेला उसके पास आती है और उसे देखकर घबरा जाती है और जल्दी से कुछ दवाइयाँ लाकर वेद को देती है, तो वेद उन्हें खा लेता है और बैठकर टेला की तरफ देखकर कहता है, कुछ पता चला उसके बारे में? कमज़ोर होता जा रहा हूँ मैं। शौर्य बिल्कुल सही कह रहा था। अगर मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है तो अपने पास रखना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा साया उसके ऊपर पड़े। उसकी बात सुनकर टेला कहती है, अगर तुम नहीं चाहते कि वह तुम्हारी काली दुनिया में कदम रखे तो तुम उसे जाने दो ना। वेद गुस्से से कहता है, तुम्हें पता भी है अभी जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है वह अवनी के बारे में सब कुछ जान चुका है, और अगर मैं अवनी के पास नहीं रहूँगा तो भी वह उसे नुकसान पहुँचा जाएगा, और रहूँगा तब भी वह उसे नुकसान पहुँचाएगा। जब तक मैं सभी मुसीबतों का हल न कर लूँ तब तक मुझे अवनी को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर वह गुस्से से कहता है, मैं ही बेवकूफ़ था जो यह सोच रहा था कि उसे खुद से दूर करने पर वह सही से रह पाएगी। टीला कहती है, मुझे इतना पता चला है कि पिछली रात उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और शायद दिल्ली में नहीं है। वेद कहता है, मैं अपने सीक्रेट रूम में जा रहा हूँ, कोई भी आए तो कहना मुझे डिस्टर्ब ना करे। यह कहकर वह अपने सीक्रेट रूम में चला जाता है। कल्पना का अपार्टमेंट। कल्पना वापस अपने पुराने अपार्टमेंट में आ चुकी थी। वह चुपचाप से अपने कान में हेडफोन लगाए लैपटॉप पर एक लड़की की फ़ोटो को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह उस लड़की की फ़ोटो को देखकर कहती है, सेम, मैंने उस लड़के को वैसे तड़पते हुए छोड़ा है
कि वह पल पल रोएगा जैसे तुम रो रही थी, और आखिर में तुम्हारी तरह वो भी सुसाइड कर लेगा। तब जाकर मुझे खुशी होगी। तभी कोई उसके गले को पीछे से कस कर पकड़ लेता है और उसके कान में लगे हेडफोन को निकाल कर फेंक देता है और अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ देखकर अपने शब्दों को चबाते हुए कहता है, कमज़ोर नहीं हूँ मैं, बस तुम्हारे से प्यार किया था मैंने, इसलिए तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन तुम तो मुझे से नाटक कर रही थी। यह क्या बात हुई? और ज़रा बताओगी कि किस गलती की सज़ा तुम मुझे दे रही हो? कल्पना उसके सीने पर हाथ रख अपने पैर से उसके पेट में बहुत जोर से मारती है और अपने गले को स्ट्रेच करते हुए कहती है, मीरा, मीरा मेरी बचपन की दोस्त थी जो तुम्हारे प्यार में पड़ी, और जब तुमने उसे छोड़ दिया तब उसने खुद को सुसाइड कर लिया। वीर अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखता है और कहता है, शायद तुम भूल गई हो मैंने जो कहा। मैंने कहा कि मैं उतना कमज़ोर नहीं हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया था, वह अपने किया था। मैं जोर लगा कर कहता है। कल्पना उसकी तरफ देख कर मुस्कुराती है और कहती है, तुम जैसे इंसान पर मुझे और कुछ भरोसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी फितरत ही वही है, 2 दिन प्यार करना, उसके बाद भुला देना। वीर उसके गले में हाथ डालता है और उसके चेहरे को अपने बिल्कुल करीब लाकर कहता है, भरोसे की बात तुम्हारे मुंह से सूट नहीं करती, क्योंकि मैं एक ऐसा लड़का था जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैंने किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, और तुमने मुझे धोखे में रखा। तो तुम क्या चाहती हो? क्या सज़ा दूँ मैं तुम्हें तुम्हारे धोखे की? कहकर वह उसे बिस्तर पर ढकेल देता है।